मेरे देशवासियों, मैंने कर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। अपने परिवार से बढ़कर राष्ट्र सेवा है। हमें गर्व है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इस देश में एक लघु भारत भी है, खटीमा। जी हां, उत्तराखंड का खटीमा, जो बलिदान की धरती है। सन 1971 से लेकर अब तक खटीमा के 34 वीरों ने देश सेवा में शहादत दी है। खटीमा अपनों का शहर है। यहां रहने वाले अलग अलग राज्यों के लोगों के दिलों में बड़ा प्यार है। जिस तरह देश का विकास हो रहा है, उसी तरह खटीमा भी बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित एक और जननायक हैं, जिनका नाम है खटीमा से भाजपा विधायक माननीय पुष्कर सिंह धामी। खटीमा एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और एक आंदोलन की धरती है। ये उत्तराखंड राज्य बना है तो उसको जनने का काम, उसकी जननी अगर कोई है तो खटीमा की धरती है। क्योंकि 1 सितंबर 1994 को जो हजारों लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया, जिसमें 7 लोग हमारे शहीद हो गए उत्तराखंड राज्य की मांग करते हुए, उसी के कारण से उत्तराखंड राज्य बना। निश्चित रूप से खटीमा अपने आप में एक ऐसी भूमि है कि हर सरकार को वहाँ पर ध्यान देना चाहिए था। हमें बड़ा दुख होता है कि पिछले 2-2.5 सालों से, जब से हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारे क्षेत्र की घोर उपेक्षा करी है। जो हमारे काम वहाँ पर चल रहे थे उन पर भी उन्होंने धन आवंटन बंद कर दिया और नए काम तो कोई स्वीकृत करे ही नहीं। ऐसा लगता है कि हरीश रावत जी खटीमा के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन क्षेत्रों की उन्होंने घोर उपेक्षा करी है। उन क्षेत्रों की विकास तक की समीक्षा नहीं करी है। ऐसा लगता है कि वो क्षेत्र उत्तराखंड में ही नहीं है हरीश रावत जी की दृष्टि से। वीरों की इस भूमि को सबसे बड़ा सम्मान दिलाने के लिए माननीय विधायक पुष्कर सिंह धामी जी ने अद्भुत कार्य खटीमा महोत्सव का आयोजन करके करवाया। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। शहीद स्वर्गीय श्री रामदत्त, रैंक सूबेदार। खटीमा महोत्सव में मैं पुष्कर सिंह धामी को सचमुच बधाई देना चाहता हूं इस कार्य के लिए कि आज मेरे हाथों जिन नौजवानों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना बलिदान दिया है, उन परिवारों के सदस्यों का मेरे द्वारा सम्मान कराया है। दूसरे बड़े शहरों में, महापालिकाओं में तो मैंने सुना है कि लोग महोत्सव मनाते हैं, लेकिन जो नगर पालिका भी न हो, वहां कोई महोत्सव मनाया जाता हो, यह पहली बार मैंने देखा है। तो खटीमा में मैंने देखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खटीमा महोत्सव सचमुच अपने में अनोखा है। और यहां पर इस खटीमा महोत्सव के अनोखेपन के कारण और साथ ही साथ पुष्कर धामी के आग्रह और उनके स्नेह के कारण ही मैं इस कार्यक्रम में आने को मजबूर हुआ। और इस कार्यक्रम में आकर और जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्यों का अभिनंदन कर सचमुच मैंने मान लिया कि इस कार्यक्रम में आना मेरा सार्थक सिद्ध हुआ है। और मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं पुष्कर सिंह धामी को। बहुत ही शानदार कार्यक्रम। मैं तो यह मानकर चल रहा था कि मैं खटीमा जा रहा हूं, महोत्सव का आदि कार्यक्रम है, तो महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा होंगे 2000, 4000, 5000 लोग होंगे। लेकिन जब यहां आया तो मैंने देखा कि यह पूरा का पूरा मैदान ही भरा हुआ है। तब यह बात मेरी समझ में आई कि सचमुच खटीमा के रहने वाले लोगों का इस खटीमा महोत्सव के प्रति कैसा उत्साह है, कैसी उमंग है, यह मुझे देखने को मिला है।
श्री नारायण सिंह। खटीमा में शहीदों के परिवारों को सम्मान देना सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि है। 30 वर्ष। खटीमा एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और 1962 से लेकर अभी तक खटीमा में 34 लोगों ने इस देश की रक्षा के लिए, भारतवर्ष की रक्षा के लिए, हमारे सबकी रक्षा के लिए शहादत दी है। तो उनका सम्मान होना चाहिए, ये मेरे मन में विचार आया। और माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनको मैंने एक बार जैसे ही बताया कि आपको हमारे क्षेत्र में आना है, आप हमारे क्षेत्र में आएंगे और आपके हाथों से उन शहीदों के परिजनों का सम्मान होगा। उन्होंने एकदम से समय दिया और हजारों की संख्या में लोग भी आए और उन्होंने उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करी। निश्चित रूप से उनको श्रद्धांजलि दी। अपने आप में एक सबका मिलकर वो खटीमा महोत्सव था और उससे निश्चित रूप से भाईचारे की भावना बढ़ी, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ी, राष्ट्रवाद बढ़ा, क्योंकि सीमांत क्षेत्र भी खटीमा है। खटीमा महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी शिरकत की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय भट्ट जी ने भी धामी जी के इस प्रयास की जमकर सराहना की। मेरे भाई बहनों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये पुष्कर सिंह धामी ये भी कोई साधारण आदमी नहीं है। जिनके बुलावे में भारत के लौह पुरुष यहाँ आ गए हों, गृह मंत्री आ गए हों, जिनका एक एक क्षण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिन्होंने राष्ट्र के श्री चरणों में अपने को समर्पित किया है, उनको यहाँ बुलाने का श्रेय जाता है तो मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी को जाता है। ये भी कोई कम नहीं, ये सितारा है, हमारे उत्तराखंड का भविष्य है। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इनमें वो विनम्रता, वो शालीनता, विधानसभा के अंदर जिस समय ये यहाँ क्षेत्र की मांगों के लिए लड़ते हैं तो इनका जो आप भोला भाला मासूम सा चेहरा देखते होंगे, देखते ही बनता है किस तरह रौद्र रूप ये विधानसभा में अपने क्षेत्र के लिए दिखाते हैं। मित्रों, ये मां पूर्णागिरी की भूमि है और आप जानते हैं शहीदों की भूमि है। और मैं यहाँ के शहीदों को, यहाँ के सैनिकों को ये बताना चाहता हूं कि जब यहाँ पर इस सरकार ने गलत आदेश दे दिया था, पुष्कर सिंह धामी ही थे जिन्होंने याद दिलाया मुझे कि भाई साहब ये तो सैनिकों का और हमारे यहाँ के शहीदों का अपमान हो रहा है। और हम सारे विधायकों ने इनकी बात को बल दिया। सरकार को उसी समय विधानसभा उठानी पड़ी और वो शासनादेश जो निकाला था उसे रद्द करना पड़ा। खटीमा महोत्सव जहां शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का प्रतीक बना, वहीं खटीमा वासियों के लिए ये एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संजोया गया। खटीमा की पूरी जनता ने 2 दिनों के इस महोत्सव का भरपूर आनंद लिया। भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले इस उत्सव पर उन सब शहीदों को नमन करता हूं और उन सब के परिवारजन जो भी आए हैं उनको प्रणाम करता हूं। आज का जिन्होंने आयोजन किया है, जिनके लिए एक पुकार पर, धामी जी की पुकार पर इतनी बड़ी जनता यहाँ आ सकती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं धामी 2 कदम आगे बढ़ गया तो कहीं पूरी उत्तराखंड की जनता न आ पड़े, तो ऐसा मुझे लगता है। इंसान के जीवन में कर्म का ही महत्व है और जनसेवा से जुड़ा कर्म ही सबसे बड़ा कर्म है। मन में ऐसी इच्छा शक्ति रखने वाले 70वें विधानसभा क्षेत्र खटीमा से निर्वाचित माननीय भाजपा विधायक श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने जीवन को खटीमा की जनता को समर्पित किया है। धामी जी का दिन खटीमा की जनता से बातचीत करके शुरू होता है। खटीमा के विकास की न सिर्फ चर्चा होती है, बल्कि उसे कैसे लागू करना है, इसकी रूपरेखा पर काम भी जल्द शुरू हो जाता है। ऐसे कर्मठ और जुझारू प्रवृत्ति रखने वाले धामी जी के जीवन पर एक नजर डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि देश सेवा की ये ललक आखिर उनके अंदर कहां से आई। आपको पता चलेगा कि श्री पुष्कर सिंह धामी जी का देवभूमि उत्तराखंड से रिश्ता क्या है, क्यों खटीमा के विकास के लिए वो अपना जीवन न्योछावर करने को तैयार हैं। आइए देखते हैं पुष्कर सिंह धामी जी के जीवन के अनमोल पहलुओं को
और देखेंगे किस तरह से वो अपने राजनीतिक जीवन में जनता से जुड़े कार्यों को जी जान से पूरा कर रहे हैं। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने, मैं कमल खिलाने आया हूँ। जन सेवा के इस राजनीतिक सिपाही का जन्म 16 सितंबर 1975 को एक सैनिक परिवार में हुआ। एक सैन्य परिवार में जन्मे श्री पुष्कर सिंह धामी जी सामान्य परिवेश में पले बड़े। खटीमा में उनका बचपन बीता और प्राथमिक शिक्षा यहाँ के सरकारी स्कूलों में हुई। पुष्कर सिंह धामी जी की पारिवारिक जिम्मेदारियां भी कम नहीं रहीं। माता विष्णा देवी से जहां उन्हें गहरा लगाव है, वहीं 3 बहनों के पश्चात अकेला पुत्र होने के नाते परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हमेशा बनी रहीं। लेकिन धामी जी के अंदर मौजूद आत्मविश्वास ने कभी हार न मानी और हर जिम्मेदारी को भली भांति निभाया। खटीमा के श्रीपुर बिछुआ की गीता धामी के साथ शादी के बंधन में बंधे। आज उनके खुशहाल जीवन में 2 बेटे हैं, दिवाकर और प्रभाकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बच्चे अन्य बच्चों की तरह यहाँ के आंगनबाड़ी में पढ़े हैं। सुबह उठकर व्यायाम की आदत उनकी बचपन से है। वहीं स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस इत्यादि शाखाओं में शामिल होते होते धामी जी काफी अनुशासित होते गए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी शिक्षा पर भी ध्यान दिया। आज उनके पास एलएलबी और एमबीए की डिग्री हैं, जो उन्होंने सफलतापूर्वक हासिल की। पिता शेर सिंह धामी सेना में सूबेदार के पद से रिटायर हुए। सैनिक पुत्र होने के नाते श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राष्ट्रीयता, सेवा भाव एवं देशभक्ति को ही धर्म के रूप में अपनाया। आर्थिक कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने जनता की सेवा का भाव जगाए रखा, जो एक बड़ी बात है। कौन जानता था कि सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाला ये शख्स आगे चलकर खटीमा वासियों के लिए विकास के रास्ते खोलेगा। विधायक जी की नजर में खटीमा उनके लिए सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, वो इसे लघु भारत मानते हैं, जिसका समग्र रूप से विकास करना चाहते हैं। मेरा खटीमा वो एक लघु भारत है। लघु भारत, इधर आप पूर्वांचल के लोग हैं, उधर पंजाब के लोग हैं, उधर हरियाणा के लोग हैं, उधर बंगाल के लोग हैं, चारों तरफ से कुल मिलाकर समन्वय की धरती है खटीमा। और मैंने भी जो है खटीमा के अलावा कोई भी संकल्प नहीं लिया। खटीमा के अलावा मैंने सोचा कि मेरा खटीमा नंबर 1 का खटीमा होना चाहिए। उसके लिए लगातार दिन रात एक दिन का भी अवकाश लिए बिना मैंने कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया, कभी अपने बच्चों को समय नहीं दिया। मैंने अगर कुछ सोचा, सवेरे शाम उठते बैठते जागते सोते केवल मेरा खटीमा नंबर 1 का खटीमा कैसे बनेगा। साधारण से दिखने वाले धामी जी ने अपने असाधारण कामों के बल पर देश की सबसे मजबूत पार्टी भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी में अपनी अलग छवि कायम की। धामी जी की सोच सभी वर्गों के युवा बेरोजगारों के लिए कुछ बड़ा करने की है। धामी जी के राजनीतिक जीवन के सफर की राह आसान नहीं थी। सामाजिक कार्यों को करने की भावना और संघे शक्ति कलयुगे के मूल मंत्र के आधार पर छात्र शक्ति को उनका हक दिलाने और छात्रों के उत्थान के लिए वो एबीवीपी से जुड़े। सन 1990 से 1999 तक जिले से लेकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अलग अलग महत्वपूर्ण पदों में रहकर विद्यार्थी परिषद में कार्य किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं अध्ययन के लिए गया था, उसी समय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया और उसके बाद विद्यार्थी परिषद में बहुत सारे दायित्वों के साथ मुझे लगातार जिम्मेदारियां मिलती गई
और लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता के रूप में छात्रों के हितों के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। और उत्तराखंड छात्र परिषद हम लोगों ने वहाँ पर एक गठन किया था और उस उत्तराखंड छात्र परिषद का महामंत्री भी रहा, उसका अध्यक्ष भी रहा। उसके नाते भी उत्तराखंड से जाने वाले जितने भी हमारे छात्र होते थे, छात्राएं होती थी, उनके लिए जो भी उनकी समस्याएं हैं या उनके लिए कोई सहायता के काम हैं या किसी प्रकार के उनके एडमिशन से लेकर उनके हॉस्टल तक की तमाम चिंताओं को करते थे। और वहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम, छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हम लोग करते रहे हैं। इसलिए उसी के माध्यम से सीधे सीधे छात्र राजनीति में आए। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को नजदीक से समझते हुए क्षेत्रीय समस्याओं की समझ और उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ एक अनुभवी सलाहकार के रूप में साल 2002 तक कार्य किया। कुशल नेतृत्व क्षमता, संघर्षशीलता एवं अदम्भ्य साहस के कारण 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सन 2002 से 2008 तक 6 वर्षों तक लगातार पूरे प्रदेश में जगह जगह भ्रमण कर अनेकों विशाल रैलियों एवं सम्मेलनों में युवा बेरोजगारों को एकजुट किया। इसी कड़ी में दिनांक 11/1/2005 को प्रदेश में हजारों हजार युवाओं को जोड़कर विधानसभा का घेराव के लिए एक ऐतिहासिक रैली आयोजित की गई, जिसे युवा शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए सरकार को तुरंत शासनादेश जारी करना पड़ा। स्थानीय युवाओं को आरक्षण राज्य के उद्योगों में दिलाने में सफलता मिली। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था और उस दिनों छात्र नेता के रूप में वहाँ पर सक्रियता रहती थी, विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहता था और बहुत सारे कार्यक्रमों में, आंदोलनों में लगातार भाग लेता था। इसी दौरान हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और उत्तराखंड राज्य का गठन होने के बाद मेरी पार्टी ने और हमारे मूल विचार परिवार के द्वारा मुझे उत्तराखंड में काम करने का आदेश हुआ और माननीय मुख्यमंत्री और उनके बाद उस समय उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार 6-7 वर्षों तक काम करने का 2 बार मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दिया। तो उस दौरान बहुत सारे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों की, युवाओं की, छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम हुआ। और हमारे प्रदेश में चूंकि नया प्रदेश बना था और नए प्रदेश में बहुत सारे उद्योग भी स्थापित हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक पैकेज उत्तराखंड के लिए दिया था और उस पैकेज के अंतर्गत हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रियां आई, नई इंडस्ट्रियां लगाई गई, लेकिन उसमें रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्थानीय लोगों को रोजगार की व्यवस्था नहीं थी। उसके लिए हमने एक पूरे प्रदेश भर के आंदोलन चलाया, विधानसभा का घेराव किया। 11 जनवरी 2005 को एक विशाल हजारों लोगों, नौजवानों का प्रदर्शन किया। उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को उस समय 70% आरक्षण का एक शासनादेश जारी करना पड़ा और वो शासनादेश जारी हुआ, जिसके कारण से आज पूरे 70% तो आज भी नहीं मिल रहा है, लेकिन नौजवानों को रोजगार मिलने का एक रास्ता प्रशस्त हुआ। कुशल नेतृत्व क्षमता और शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता को देखते हुए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में उन्हें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के तौर पर वर्ष 2010 से 2012 तक शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। इस दौरान धामी जी ने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से किया। वहीं जनता ने भी धामी जी की कर्मठता को सराहा और 2012 के विधानसभा चुनाव में जब उन्हें भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया गया, उसी वक्त खटीमा वासियों ने इरादा बना लिया कि उन्हें अब क्षेत्र का विकास चाहिए। हर घर धामी जाएगा, कमल का फूल खिलाएगा, घर घर धामी जाएगा, कमल का फूल खिलाएगा, घर घर धामी जाएगा, कमल का फूल खिलाएगा। एक ही वादा, एक ही नाम, कमल निशान, कमल निशान। एक ही वादा, एक ही नाम, कमल निशान, कमल निशान। धामी जी की जीत की गूंज से विपक्षियों की नींद उड़ गई, क्योंकि जनता ने ठान लिया था यहां वही राज करेगा जो विकास करेगा। मैं खटीमा क्षेत्र की महान जनता का बहुत ही उनको नमन करता हूं, क्योंकि बहुत नमन करता हूं उनको मैं। उन्होंने मुझे ऐसे समय में विधानसभा का प्रतिनिधि बनाकर अपना आशीर्वाद दिया
जब वास्तव में मैं पूरे खटीमा क्षेत्र को नहीं जानता था। हालांकि मैं वहाँ बड़ा हुआ, मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, मेरी जूनियर एजुकेशन और मेरा इंटर तक की पढ़ाई मैंने वहाँ पर करी, लेकिन उसके बावजूद फिर मैं पार्टी के काम के लिए और अपने उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय चला गया। उसके बाद प्रदेश में तमाम जगह पर जाता रहा और मेरा बहुत सारे उन क्षेत्रों से चूँकि बचपन में जितना संपर्क होता था उतना ही हुआ। उसके बाद का जो संपर्क हुआ, जब मुझे मेरी पार्टी ने चुनाव में प्रत्याशी बनाया तो मैं उन क्षेत्रों में गया, लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया और उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया। जब मैं चुनाव प्रचार कर ही रहा था, मुझे उसी समय आभास हो गया था कि मेरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और उसी दिन मैंने संकल्प ले लिया था कि मैं अपने क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से ऐसा काम करूंगा कि आगे चलकर मेरा क्षेत्र जो 70 नंबर की विधानसभा है वो नंबर 1 की विधानसभा हो। और खटीमा जो सबसे हमारा पिछड़ा हुआ इलाका था, 20-25 साल अन्य क्षेत्रों की तुलना में 20-25 साल पीछे था और मैंने संकल्प लिया था कि अपने 5 साल के कालखंड में इस 25 साल के पिछड़ेपन को उस 5 साल में बराबरी पर लाकर खड़ा करना है। विधायक चुने जाने के बाद से विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी जी ने भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और जनता की आवाज को और ज्यादा बुलंदी से रखा। सरकार के समक्ष उन मुद्दों को रखा जिनका सीधा सरोकार यहाँ की जनता से है। जनता के मौलिक अधिकारों एवं जीवन यापन के हकों को दिलवाने के लिए उनकी तत्परता जग जाहिर है। मैं अपने आप को इस मामले में थोड़ा सा सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि शासन में और अन्य जगह पर मुझे पहले से काम करने का अनुभव था, सब लोगों से संपर्क था। उसके नाते मेरे क्षेत्र में चूंकि बहुत कम विकास हुआ था पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, तो मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र में खटीमा में ये काम होने चाहिए। जैसे वहाँ पर पॉलिटेक्निक नहीं था, वहाँ पर ITI नहीं था, वहाँ पर डिग्री कॉलेज में पुस्तकालय नहीं था, सभागार नहीं था, PG ब्लॉक नहीं था, खटीमा में हमारा सरकारी अस्पताल नहीं था। एक परवीन नदी पर नौसर पर जो है 1947 से पहले का बना हुआ पुल था, वो पुल जो है बरसात के दिनों में चलने लायक नहीं होता था, लोगों के लिए रास्ते बंद हो जाते थे। ऐसे और बहुत सारे काम, जैसे बस स्टैंड खटीमा में नहीं था, वहाँ पर यात्री शेड भी नहीं था। मेरे यहाँ पर चूँकि खिलाड़ियों की बहुत बड़ी संख्या है, बहुत खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाएं गई हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्टेडियम नहीं था। तो ये सारे काम मुझे लगा कि होने चाहिए और मैंने इनके लिए प्रस्ताव दिए, इन शासन में आगे बढ़ाए, विधानसभा में प्रश्न पूछा और हमारे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे श्री विजय बहुगुणा जी, उनका भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने उस समय में मेरे सारे प्रस्तावों पर अमल करते हुए मेरे क्षेत्र में इन सब चीज़ों की स्वीकृति दी, इन सारे कामों को स्वीकृत करवाया। अन्य भी बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारे और काम हैं, उस पर उन्होंने पैसा दिया, धन आवंटन किया और उसके कारण से संभव हुआ है। पुष्कर सिंह धामी जी ने खटीमा का समग्र विकास करने पर जोर दिया। प्रमुख रूप से हुए कार्यों में पॉलिटेक्निक, ITI, केंद्रीय विद्यालय, 100 बेड का अस्पताल, लोहिया हेड में स्टेडियम, नौसर में परवीन नदी पर निर्माणाधीन पुल, मझोला बिजटी मोटर मार्ग 14 किलोमीटर, चकरपुर बगिया घाट मोटर मार्ग 5 किलोमीटर और खटीमा में रोडवेज बस स्टेशन। 5 साल में एक विपक्ष के विधायक के नाते मैंने कभी इस बात की कोई जनता के सामने कभी इस बात की शिकायत नहीं करी कि मैं विपक्ष का विधायक हूं। मुझे आपने विधायक चुना, विधायक के रूप में जो भी काम हो सकता था, जितना भी 99% नहीं 100% मैंने कोशिश करी है। यही नहीं, साल 2012 से 2016 तक मिली विधायक निधि का एक एक पैसा खटीमा के विकास कार्यों में लगाया गया। क्षेत्र में कुल 390 सार्वजनिक स्थलों का निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण, क्षेत्र में संपर्क को दुरुस्त बनाए रखने के लिए 508 सड़कों एवं सीसी मार्गों का निर्माण कार्य, क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 134 हैंडपंप व 18 जल संस्थानों के कार्य, क्षेत्र में कृषि उपलब्ध करवाने के लिए 134 नलकूप लगवाने का कार्य, क्षेत्र में महिलाओं के लिए कल्याण एवं बाल विकास के लिए 4 आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ, क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 शौचालय एवं 8 नालियों का निर्माण कार्य, क्षेत्र में आवाजाही की सुविधा के लिए 60 पुलिया का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य, क्षेत्र में कुल 52 विद्यालयों में भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य और क्षेत्र में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 24 बिजली सब स्टेशन का निर्माण। मैं ये मानता हूं कि अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं
बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। खटीमा क्षेत्र में जो अभी तक मेरा सरकारी अस्पताल है वो शुरू नहीं हो पाया, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हरीश रावत जी ने 2 साल पहले इसका लोकार्पण कर दिया। मेरी प्राथमिकता होगी सबसे पहले वो हॉस्पिटल चालू हो। उसके साथ साथ हमारे नौजवान युवा, चूँकि पॉलिटेक्निक यहाँ खुल गया है, ITI खुल गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलना था, वो राजनीति की भेंट चढ़ गया, हमारे कांग्रेसी भाइयों ने उसको खुलने नहीं दिया, वो दूसरी जगह चला गया। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज अगर खटीमा में होता तो अच्छा होता, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर सिडकुल, जिसका मेरे द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, मैंने 40 एकड़ ज़मीन का लगातार प्रस्ताव दिया, क्योंकि अगर एक मिनी सिडकुल यहाँ पर बनता तो हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिलता। और बहुत सारी अभी सड़कें बाकी रह गई हैं, जैसे हमारा दिया गांव है, बिरिया मजोला से लेकर दिया तक की सड़क बाकी है, अभी श्रीपुर बिछुआ की बहुत सड़कें बाकी हैं, हमारा जो है अभी बूढ़ाबाग और नौगवानाथ की सड़कें बाकी हैं, ये क्षेत्र अभी रह गया है। इसके अलावा हमारे चकरपुर क्षेत्र में भी बहुत सारी जगह पर अभी अंदर तक बिजली की लाइनें जानी हैं, अभी सड़क बननी है, वहाँ पर जो है पुल बनने हैं। मेलाघाट क्षेत्र में हम चले जाएं तो अभी वहाँ की सड़कें कच्ची हैं। बहुत जगह पर हमारी बन मोहलिया से लेकर हमारा 22 पुल तक की सड़क बननी बाकी है। इसी प्रकार से अभी नौसर, हमारे इस क्षेत्र में भगचुरी खुदागंज जो जमौर मोटर मार्ग है, उसमें 4 किलोमीटर की स्वीकृति हो पाई, 1 किलोमीटर नहीं हो पाया, वो भी अभी रह गया है। इसी प्रकार से हमारा नौसर के क्षेत्र में अन्य काम होने बाकी हैं। प्रतापपुर में भी बहुत सारी जगह पर, जो प्रतापपुर से लेकर हमारा सितारगंज तहसील को जोड़ने वाला मार्ग है, वो भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है, उसको भी पूरा होना है। अभी बग्गा चौवन और सरपुड़ा के बीच का जो मार्ग है 3 किलोमीटर का, वो भी बनना बाकी है। ऐसे रघुलिया, बनगवा, हमारे जितने गाँव हैं, अभी जिन गाँवों का नंबर नहीं आया है उन गाँवों का भी नंबर आएगा। जिनके घरों में अभी सड़क नहीं पहुंच पाई है, अभी आगामी वर्षों में मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि सबके घरों में सड़क पहुंचे, सबके घरों में कम से कम पीने के लिए अच्छा पानी मिले। बिजली की जो है बहुत जगह पर अभी हमने हजारों की संख्या में पोल बदलवाए हैं, जगह जगह ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी लगता है कि लाइनें झूल रही हैं। कहीं पर पोल की समस्या है, कहीं डिम लाइट की समस्या है, उसको दूर करेंगे। बहुत सारी हमारी अमाऊ क्षेत्र में अभी दोनों तरफ जो है पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, हमने लगातार लिखा है। इसी प्रकार से हमारा डिग्री कॉलेज में कॉमर्स की कक्षाएं भी नहीं खुल पाई हैं, वो भी खुलें। सरकारी अस्पताल हमारा जल्दी चालू हो, हमारा सरकारी बस अड्डा जो बनना है, निर्माणाधीन है, वो जल्दी से जल्दी तैयार हो। अभी इस केंद्रीय विद्यालय हमारा जल्दी खुलने जा रहा है, और भी बहुत सारे हमारे इस क्षेत्र के काम हैं। मेरा ये मानना है कि मेरे क्षेत्र के नौजवानों को किसी भी रोजगार के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, उनको बाहर न जाना पड़े, उनको यहीं पर शिक्षा भी मिले और यहीं पर रोजगार भी मिले। और न जाने खटीमा की जनता के लिए ऐसे तमाम विकास कार्य माननीय विधायक जी के प्रयासों से किए गए। विधानसभा में श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि राज्य स्तरीय मुद्दों पर बेबाकी से अपनी आवाज उठाई। विधानसभा में राज्य स्तरीय मुद्दों में मुख्य रूप से बात करें तो विधानसभा के मुख्य मुद्दे राज्य स्तरीय कुछ इस तरह से हैं। शिक्षित बेरोजगार युवक आज राज्य की प्रमुख समस्या है। राज्य के युवाओं को अपने लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हों और गांव से पलायन रुके। राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी रोजगार परक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दे। इससे सभी वर्गों को जीवन यापन एवं विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे और शिक्षा का बाजारीकरण बंद होना चाहिए। बुनियादी जरूरतों में स्वच्छ पानी तक प्रदेश की जनता को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। स्वच्छ पेयजल लोगों तक निशुल्क पहुंचे। इनके अलावा कई मुद्दे उठाए जो राज्य को मजबूत रूप से आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। खटीमा के विकास कार्यों को लेकर जनता कितनी संतुष्ट है, इसकी झलक यहाँ की विकास रैली में देखी गई। मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और उसके बाद माननीय सांसद भगत सिंह कोश्यारी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की योजना थी सांसद आदर्श ग्राम, और हमारे सांसद जी का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उनकी नज़र भी उस पिछड़े गांव में गई। हम लोगों ने उनका ध्यान वहां की तरफ दिलाया, तो उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया और उसका चयन किया कि सांसद आदर्श गांव में सरपुड़ा बग्गा चौवन को आदर्श ग्राम के रूप में घोषित किया। और घोषित करने के बाद वहाँ पर देखिए इतने बीच जंगल में आज तक वहाँ पर कोई मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं थी। सबसे पहले वहाँ पर टावर लगा, और दुख की बात यह है कि इतने सालों से वहाँ पर कांग्रेस के सांसद रहे, विधायक रहे, वो पोस्ट ऑफिस भी उत्तराखंड के अंदर नहीं, उनकी जो पोस्ट चिट्ठियाँ आती थी सरपुड़ा ग्राम सभा में, वो चिट्ठी मझोला या न्यूरिया से आती थी, उत्तर प्रदेश से होकर आती थी।
और वहाँ पर सांसद जी के और हम लोगों के प्रयास से वहाँ पर पोस्ट ऑफिस खुला। इंटर कॉलेज जो नहीं था वहाँ पर, उस इंटर कॉलेज का उच्चीकरण हुआ। वहाँ पर बैंक की सुविधा नहीं थी, बैंक की सुविधा हुई। वहाँ पर बहुत सारी भारत सरकार गैस का जो हमारा वितरण केंद्र है वो खुला। हम ANM सेंटर खुल गया। तमाम जो है वहाँ पर सांसद जी के बारात घर बन गया। हमारी योजना से भी बहुत सारे काम वहाँ पर हुए। बिजली का ट्रांसफार्मर लगा, वहाँ पर जो है गोबर गैस के संयंत्र लगे। अभी जितने भी राज्य सरकार के हों चाहे भारत सरकार के हों, सारे विभागों की नज़र उस गांव पर गई जब से हमने उसको आदर्श गांव बनाया। और दुख की बात यह कि लगातार वो क्षेत्र से लगातार कांग्रेस के हमारे सांसद भी रहे और विधायक भी रहे, लेकिन इतने सालों से आप पोस्ट ऑफिस नहीं खुला, वहाँ पर बैंक नहीं खुल पाया, वहाँ पर बिजली टावर नहीं लग पाया, वहाँ पर इंटर कॉलेज नहीं हो पाया। तो ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि वास्तव में हम लोग काम करने पर विश्वास करते हैं। हम लोगों ने कहा है कि जहाँ विकास नहीं है वहाँ विकास की कोई सीमा नहीं होगी, उसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे और लगातार हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया। 5 वर्षों में धामी जी ने खटीमा क्षेत्र की जनता के हितों को सिर आंखों पर रखा। न दिन देखा न रात देखी, हरदम जनता के बेहतर भविष्य और उनकी सुविधाओं को लेकर आवाज उठाई। कभी विधानसभा में तो कभी कांग्रेस सरकार के विरोध में धरना देकर। प्रदेश के अंदर भय और भ्रष्टाचार का वातावरण है। इस सरकार में लड़ाई इस बात की है कि कौन कितना फायदा अपने लोगों को ले सकता है, कौन अपना व्यक्तिगत कितना स्वार्थ कर सकता है, वरना पूरी लूट मची है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, न मैं भ्रष्टाचार करूंगा न मैं किसी को करने दूंगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी हैं, वो कहते हैं मैं भ्रष्टाचार करूंगा भी और भ्रष्टाचार करवाऊंगा भी। इसका खुला उदाहरण है। आपने देखा होगा जब विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी टेलीविजन पर कह रहे थे कि मैं आप लोगों को अभी 25-25 करोड़ रुपए दे देता हूं, मंत्री बना देता हूं, उसके बाद मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, अपना मुंह छिपा लूंगा, मुंह फेर लूंगा, जितना कमाना उतना कमाइए। देखिए कितने घोटाले हुए, एक के बाद एक घोटाले। लगातार खनन में घोटाले हो रहे हैं, शराब में घोटाले हो रहे हैं। जो शराब जहां पर पानी भी नहीं पहुंचता वहां शराब पहुंचाने का काम इस सरकार ने करा है, क्योंकि कमीशन के कारण से। खनन में खुलेआम लूट हो रही है, जगह जगह नदियों को चीरा जा रहा है, जगह जगह अवैध खनन हो रहा है। कहीं अधिकारियों पर जो है गोलियां चलाई जा रही हैं, उनके साथ बदतमीजियां हो रही हैं। भ्रष्टाचार का पूरी तरह से माहौल है। अधिकारियों की पोस्टिंग ऐसे हो रही है कि बिना पैसे दिए कोई डीएम नहीं बन सकता। कम से कम 3-4 जिलों की बात तो मैं सीधे सीधे करूं आपसे। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल, यहाँ पर जो भी जिलाधिकारी आया है उसको कोई ना कोई हमारे नेता कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्री कहते हैं, नेता कहते हैं कि मैं अपना डीएम लेके आया हूँ। इस सरकार में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि डीएम और एसपी भी उनके होते हैं। वो कह रहे हैं मेरा एसपी है, मैं लाया हूँ, मेरा डीएम है। नहीं तो क्या है, आपस में लड़ाई इस बात की है कि कौन किसको किसकी ज्यादा व्यक्तिगत रूप से कमाई हो। कहीं उनकी लड़ाई ये नहीं है कि पानी नहीं पहुंच रहा है, बिजली नहीं पहुंच रही है, सड़क नहीं पहुंच रही है, स्वास्थ्य नहीं पहुंच रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उनको लड़ाई इस बात की है कि मेरे लोगों को कुर्सियां नहीं मिल रही। और हद तो अब हो गई, अब चुनाव आ गया और चुनाव से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले तक क्या हो रहा है कि लोगों को थोक के भाव दर्जनों नहीं सैकड़ों लाल बत्तियां बांट दी हैं। आखिर क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते हैं कि हम 30,000 नौजवानों को रोजगार देंगे। अरे भाई, आप कहां से रोजगार देंगे? आप अपनी सरकार में रोजगार दे नहीं पाए। अब तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो रोजगार देगी। श्री पुष्कर सिंह धामी जनता से सीधा संवाद करते हैं, उनकी हर समस्या सुनते हैं, उनके समाधान पर विचार विमर्श करते हैं। सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक लगातार जनता से संवाद में रहते हैं। और उसके लिए कोई ऐसी वो नहीं है। मेरा घर भी है यहाँ गांव में, मैं रहता हूँ। सुबह लोग जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं वो मेरे घर पर आते हैं। और उसके बाद मेरा कार्यालय है सरकारी अस्पताल खटीमा में, उसके सामने है। और मेरे पास 2 फोन हैं, सबके उस पर टेलीफोन है। कोई भी मुझे फ़ोन करता है और जहाँ मैं होता हूँ वहाँ मिल लेते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि लोग कह देते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं तो मैं वहाँ स्वयं चला जाता हूँ। और उसके लिए कोई समय लेने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा नहीं है। ना ही कोई मैंने अपने साथ कोई सहयोगी भी ऐसा नहीं रखा है कि जो मेरा फ़ोन उठाएगा। मैं अपना फ़ोन भी स्वयं उठाता हूँ और कई बार नहीं उठा पाता हूँ, मीटिंगों में रहता हूँ तो कॉल बैक करता हूँ। और निरंतर हमारा संवाद बना रहता है, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं और हमारे फेसबुक पर भी है, पेज भी है मेरा। मैं स्वयं फेसबुक पर लिखता हूँ, पेज पर लिखता हूँ,
लगातार ट्विटर पर भी लिखता हूँ जो भी, और एक मिस्ड कॉल सेवा भी मैंने अपनी प्रारंभ की है, उसके माध्यम से भी मैं लगातार लोगों से जुड़ा रहता हूँ। और मतलब सोशल मीडिया के जितने भी माध्यम हैं उन सारे माध्यमों में मेरी सक्रियता रहती है, कोई भी मुझसे संपर्क वहां पर कर सकता है। ये जननायक बड़ी मजबूती से विधानसभा में अपनी बात रखता है। वो किसी के आगे ना झुके ना डरे, सिर्फ जनता की भलाई और सच्चाई की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी को भी नुकसान पहुंचाने का कोई काम नहीं किया है। जो मेरे विरोध में, चुनाव में विरोध में रहते थे, मेरे परंपरागत रूप से विरोधी हैं, उनको भी मैंने, अगर मेरे पास आए तो उनको भी मैंने हमेशा सहयोग प्रदान किया है। हमेशा मैंने कोशिश करी है कि सब लोग क्षेत्र के विकास में आगे काम करें, क्षेत्र के विकास में सहयोगी बने। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे चाहते थे कि हरियाणा और चंडीगढ़ से लाई हुई जो कच्ची शराब है, उस शराब को मैं बेचने दूं, उनके बेचने में सहयोग करूं, अपने बच्चों को यहाँ पर खराब करूं, यहाँ पर लोगों के घर द्वार बर्बाद होने के लिए जो है उनको खुला छोड़ दूं। मैंने सहयोग नहीं करा। अगर मैं इसके लिए अपराधी हूं तो मैं क्षेत्र की जनता पर उनका निर्णय छोड़ता हूं। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग भूमाफिया, जो भूमाफिया चाहते थे कि मैं लोगों की जमीनें कब्जाने में उनका सहयोग करूं, तो मैंने सहयोग नहीं किया है। अगर मैंने कोई अपराध किया है तो निर्णय आप लोगों को करना है, उसको आप लोगों ने देखना है। इसी प्रकार से बहुत सारे वनों के माफिया, लकड़ी का काम करने वाले, अवैध लकड़ी का काम करने वाले, वो चाहते थे कि मुझे जो है लकड़ी काटने की खुली छूट दे और पुष्कर सिंह धामी उसमें सहयोग करे। अगर मैंने ये अपराध किया है तो मैं आप सब लोगों के सामने अपराधी हूं। अन्यथा आप लोगों को निर्णय करना है कि मैंने ये काम सही किया है कि गलत किया है। मैंने उन गलत कामों को किसी कीमत पर खटीमा में बढ़ने नहीं दिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपने पिछले 5 सालों में देखा होगा, खटीमा के थाने के अंदर लगने वाली भीड़ कम हो गई। जो गोलीकांड होते थे बड़े बड़े, वो कम हो गए। विधायक की संलिप्तता किसी भी एक काम में नहीं आई। मेरे परिवार का कोई ऐसा काम नहीं है, मेरे नातेदार रिश्तेदारों का कोई काम नहीं है, अलबत्ता मैं भी कोई ऐसा काम नहीं करता हूं। न मेरी कोई संपत्ति में 1 रुपए का कोई इजाफा हुआ है, ना पहले विधायक बनने से पहले या विधायक बनने के बाद। जैसा था वैसा ही आज भी हूं। इसलिए मैं सारा निर्णय अपनी जनता पर छोड़ता हूं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जैसा मैं आज हूं ऐसा ही मैं आपको संपूर्ण जीवन भर दिखाई दूंगा। यही नहीं, धामी जी पर्यावरण प्रेमी भी हैं। वो मानते हैं कि राज्य के हिमालयी क्षेत्र यानी वन एवं पर्यावरण को साफ रखना हमारा कर्तव्य है। उत्तराखंड में अब जनता के पास परिवर्तन का बड़ा अवसर मिलने वाला है। जन जन का सपना पूरा होने वाला है। इसकी झलक भाजपा की परिवर्तन यात्रा में देखने को मिली, जिसका आगाज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता से अपील की, जिससे उत्तराखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, बलिदान दिए। कोई मुख्यमंत्री आकर खनन माफियाओं से चर्चा करे, इस प्रकार के उत्तराखंड की कल्पना अटल जी ने नहीं की। ये उत्तराखंड को बदलना पड़ेगा। हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर स्थितियों का परिवर्तन करना चाहते हैं, यहाँ की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। मित्रों, फैल जाइए हर गांव में, गली में, पहाड़ की चोटियों पर, मैदानों के कोने कोने में और उखाड़ कर फेंक दीजिए हरीश रावत सरकार को और एक भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार बनाइए। परिवर्तन यात्रा का मकसद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करना है। पार्टी की तरफ से गढ़वाल और कुमाऊं में विशाल यात्राएं निकाली गईं, बड़ी बड़ी जनसभाएं की गईं और जनता को परिवर्तन का संदेश दिया गया। यात्रा के माध्यम से कांग्रेस सरकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को जनता तक पहुंचाया गया। चाहे शिक्षकों का मामला हो, चाहे वो छात्रों का मामला हो, उपनल कर्मचारियों का मामला हो या राज्य कर्मचारियों के मामले हो, सब पर, सबको साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि सबके साथ न्याय करना है, सबके साथ एक उचित व्यवहार करना है, सबको उनका अधिकार देना है, तुष्टीकरण किसी का नहीं करना है।
अब माननीय हमारे सरकार के हरीश रावत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, वो घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं, लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, जो आपने घोषणाएं करी हैं वो तो पूरी हो नहीं रही हैं। आपको पता है कि आपको आना नहीं है और लोगों को भी पता चल गया है कि आप झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अब जो है एक नियम के तहत, सबके न्याय के तहत, सबको एक सिद्धांत के तहत, सबके साथ समान व्यवहार करते हुए, सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है उसको लेकर काम करेंगे। निकेतन का केस देखिए, जहां हमारी मूक बधिर बहनें हैं, उनके साथ किस प्रकार का अन्याय हुआ है, किस प्रकार का अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, यहाँ तक कि उनका गर्भपात तक करवाना पड़ा। तो ये निश्चित रूप से ये सरकार की पोल खोलता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। ये महिलाओं के साथ भी इसने न्याय नहीं करा, और छोड़िए आप मूक बधिर बहनों के साथ जिस सरकार ने अन्याय कर दिया हो, तो वो सरकार क्या करेगी। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जब खटीमा पहुंची तो जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। यहां हुए भव्य स्वागत ने जनता के इरादे जाहिर कर दिए। सड़कों पर भारी जन सैलाब देखकर तस्वीर साफ हो गई कि खटीमा की जनता के अंदर कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के लिए जरा भी जगह नहीं है। परिवर्तन की हवा चली है, बीजेपी को लाएंगे। परिवर्तन की हवा चली है, बीजेपी को लाएंगे। धामी जी के साथ चलेंगे, मिलकर कमल खिलाएंगे। धामी जी के साथ चलेंगे, मिलकर कमल खिलाएंगे। मैं इसका श्रेय अपने क्षेत्र की महान जनता को देना चाहता हूं, और साथ ही साथ मेरे प्रति सद्भावना रखने वाले समाज के हर व्यक्ति को, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, हमारे क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों का, विभिन्न संगठनों का, सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे प्रति अपार स्नेह, अपार समर्थन हमेशा व्यक्त किया है, हमेशा उन्होंने उसको प्रदर्शित किया है, और मैं उनका ऋणी हूं। मैं इस जीवन में उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं। मैं इस संकल्प इसीलिए मैंने लिया है, जब तक मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करूंगा, अपने जीवन में मैं जीवित रहूंगा, तब तक मैं खटीमा क्षेत्र के लिए लगातार काम करता रहूंगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब मैंने 2012 में मेरी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर विधानसभा का वहां पर भेजा था, तो मैं खटीमा क्षेत्र के समूचे गांवों को भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं बचपन से बाहर चला गया था। लेकिन उसके बावजूद मुझे उन्होंने विधायक बनाया। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मेरा हर क्षण और हर पल केवल खटीमा के लिए होगा, खटीमा की जनता के लिए होगा। और 2014 में मैंने एक बार 5 दिन के लिए हमने कहा कि मैंने 2 साल में कितना काम किया है। मैं अपनी जनता का आह्वान करता हूं, अपने लोगों का आह्वान करता हूं। तो हजारों की संख्या में 30 जनवरी 2014 को लोग खटीमा की सड़कों पर आए थे। उसके बाद हमने लगातार उसके लिए आगे काम किया है, आगे बढ़ाया है। ऐसी प्रकार से एक बार हमने जो है महिला बॉक्सिंग वहां पर करवाई, तो पूरे क्षेत्र के लोगों ने, नेशनल बॉक्सिंग खटीमा जैसे छोटे से स्थान पर होना अपने आप में बहुत गौरव की बात है। खटीमा वासियों के लिए भी गौरव की बात थी, हम सब के लिए बड़ा गौरव की बात थी कि पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां पर आए। खटीमा में हुई परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूरी, प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट समेत भाजपा दिग्गजों ने शिरकत की और अपने विचार जनता के समक्ष रखे। जहां उत्तराखंड में परिवर्तन की बयार है, वहीं देश में भी परिवर्तन की आंधी चल रही है। नोटबंदी के चलते जहां भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ी है, वहीं कैशलेस को बढ़ावा देने संबंधी पहल का लाभ खटीमा की जनता भी उठा रही है। जिन देशों ने भी अपने आप को आगे बढ़ाया है, वो सब कैशलेस व्यवस्था से चलते हैं। चाहे हम अमेरिका देख लें, चाहे हम जापान देख लें। आज जापान के अंदर देखिए, वहाँ पर जो डिजिटल का इतना बड़ा काम चला है, वहाँ पर नागासाकी और हिरोशिमा जैसे इतने बड़े परमाणु विस्फोट होने के बाद भी आज जापान नंबर 1 का देश है। तो उसके पीछे यही सब है, डिजिटल है, हमारा कैशलेस है। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, और ये निर्णय दल के लिए, पार्टी के लिए उठाया हुआ निर्णय नहीं है। ये किसी की व्यक्तिगत लाभ के लिए उठाया गया निर्णय नहीं है। ये निर्णय देश के लिए उठाया गया निर्णय है। ऐसा निर्णय 1971 में इंदिरा गांधी जी के समय में भी आया था कि उस समय भी नोटबंदी होनी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मुझे चुनाव में जाना है, इसलिए वो नोटबंदी से डर गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने
इतनी हिम्मत दिखाई है कि इससे आने वाली पीढ़ियां, आने वाले समय में आज जितने अलगाववादी हैं, जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, सबके हौसले पस्त हो गए हैं। और जिनके पास काला धन है, वो काला धन बाहर आ गया है, काला धन का जो है व्यापार समाप्त हो गया है। निश्चित रूप से इससे आगे चलकर दूरगामी परिणाम आने वाले हैं। एक सशक्त भारत बनने वाला है। भारत पुनः वहीं जाने वाला है जहां पहले भारत को कहते थे कि ये सोने की चिड़िया होता था। उसी सोने की चिड़िया बनाने का उन्होंने एक प्रयास आगे किया है। निश्चित रूप से आज देश के लोग भी, मैं देख रहा हूँ बड़ी परेशानियां हो रही लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आस्था और श्रद्धा इतनी है कि लोग कहते हैं कि अगर हमारे देश के सैनिक 12 घंटे 14 घंटे बर्फ में खड़े हो सकते हैं, बरसात में खड़े हो सकते हैं, धूप में खड़े हो सकते हैं, तो हम लोग 2 घंटे 1 घंटे लाइन में भी खड़े हो सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री जी ने एक कदम उठाया है तो इससे देश का आगे चलकर चहुमुखी विकास होने वाला है। धीरे धीरे हमारी जो आज इनकम टैक्स की चोरी थी, तमाम प्रकार की जो गड़बड़ियां थी, वो सीधे सीधे लाइन पर आने वाली हैं। एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी को हिंदुस्तान के जो है सत्ता का लाभ पहुंचने वाला है, उन तक सरकार पहुंचने वाली है। विधायक धामी जी के प्रयासों से खटीमा के विकास कार्य किए गए। वो मानते हैं कि अभी खटीमा को और आगे ले जाना है। 5 सालों में खटीमा जैसे एक ट्रेन जो है रेलवे लाइन पर आकर खड़ी हो जाती है, उसमें सारा सामान भर जाता है। अब उसमें एक इंजन लगाने की जरूरत है और इंजन को दौड़ाने की जरूरत है। उसको सबको मिलकर वो इंजन जो वहाँ पर खड़ा है उसको दौड़ाने की जरूरत है, उसको आगे चलाने की जरूरत है, जिससे कि जो 5 साल का जो हम लोग सारा एक मैं कहूँगा कि फसल जो हम लोगों ने लगाई है उसको आगे काटना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से वो फसल हमारे घरों में आएगी। अपनी कार्यशैली से पुष्कर सिंह धामी ने जहां उत्तराखंड की राजनीति में अपनी अलग छवि कायम की है, वहीं केंद्रीय नेतृत्व का साथ भी खटीमा के इस युवा नेता को हर कदम पर मिल रहा है। खटीमा में इतिहास दोहराया जाएगा। क्षेत्र की जनता विधायक पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा चुनाव में दोबारा चुनकर और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना चाहती है। खटीमा की जनता के हितों का हर वक्त ख्याल रखने वाला ये जननेता अपने समस्त क्षेत्रवासियों को नमन करता है। मैं अपने क्षेत्र की महान जनता को नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे 5 साल सेवा का अवसर प्रदान किया और मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि पिछले 5 सालों में मेरा प्रत्येक पल, एक एक क्षण केवल और केवल खटीमा के लिए निकला है। मैं सुबह उठता था तो खटीमा होता था, शाम को सोता था खटीमा होता था, रात में सोता था खटीमा होता था। जब उठता जागता हर समय मेरे मन में एक ही विचार होता था, मेरा खटीमा मेरे लिए शिवालय है, मेरे लिए देवालय है और मेरे शरीर का एक एक रक्त का बूंद उसको स्याही बनाकर खटीमा क्षेत्र के लिए मैंने लगाने का काम किया है। एक दिन का भी अवकाश लिए बिना, एक दिन का भी अपने परिवार को समय दिए बिना मैंने लगातार ये प्रयास किया है कि मेरा खटीमा नंबर 1 का खटीमा बने। और उसमें मुझे आप सब लोगों का लगातार समर्थन भी हासिल होता रहा। लगातार विभिन्न जो भी कार्यक्रम होते रहे, पार्टियों के कार्यक्रम होते रहे, मेरे व्यक्तिगत कार्यक्रम होते रहे, सारे कार्यक्रमों में आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि पिछले 5 सालों में जो एक सबको मिलाकर एक समन्वय करके जो खटीमा को हम लोगों ने बनाने का काम किया है, आप सबके सहयोग से वो खटीमा बना है। एक तरह से खटीमा में अब विकास की जो चीजें हैं वो एक पटरी पर आई हैं। विकास की चर्चा खटीमा में शुरू हुई है। उस चर्चा को आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का काम होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से मुझे 2012 में सेवा का अवसर प्रदान किया था और मैंने कोशिश करी कि विधायक के रूप में 99% नहीं 100% काम करूं, आपके विश्वास पर खरा उतरूं, आपकी आशाओं पर खरा उतरूं, आपकी समस्याओं पर खरा उतरूं, आपकी चीजों को आगे बढ़ाऊं। बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार नहीं थी और सरकार ने जो हमारे प्रस्ताव थे उन पर काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कोशिश रही कि कभी मैं आपके सामने शिकायत न करूं। अब निश्चित रूप से मेरे से बहुत सारे मेरे क्षेत्र के लोग सारे बड़े बुजुर्ग हैं, सब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे प्रतिनिधि बनाया तो मुझे हमेशा उस जिम्मेदारी का मेरे अंदर भाव रहा और उस जिम्मेदारी को हमेशा मैंने निभाने का काम किया। हमेशा मैंने कोशिश करी कि जो आपने मुझे फर्ज अदा करने का जो एक दायित्व दिया है उस फर्ज पर खरा उतरूं। उसके लिए चाहे कभी रात नहीं, कभी दिन नहीं, चाहे बरसात हो चाहे सर्दी हो,
आपने हमेशा देखा होगा कि मैं आपके बीच में लगातार काम करता रहा हूं। आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा में इस क्षेत्र की सारी समस्याओं को उठाया है। इस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं विधानसभा के अंदर गूंज सकती थी उनको प्रमुखता से उठाने का काम किया। पहली बार लोगों ने खटीमा क्षेत्र पर पूरे फोकस खटीमा क्षेत्र हुआ, तो उसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं देता हूं, उसका श्रेय मैं आप सबको देना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप सब मुझे विधायक नहीं बनाते, आप सब मुझे अपना प्रतिनिधि नहीं चुनते, तो निश्चित रूप से जो समस्याओं का जो हल हुआ, यहाँ ITI बना, पॉलिटेक्निक बना, यहाँ पर डिग्री कॉलेज का काम हुआ, सरकारी अस्पताल का काम हुआ, केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुलने जा रहा है, लोहिया हेड में स्टेडियम बनकर तैयार हो गया, परवीन नदी पर पुल आज बनकर तैयार हो गया है। ऐसे बहुत सारे, चकरपुर से लेकर बगिया घाट तक की सड़क बन गई, सैकड़ों सड़कों का काम हुआ, सैकड़ों पुलों का काम हुआ। ये सारे काम आप सबके आशीर्वाद से हुए हैं। ये विकास का जो एक रथ है ये अब पटरी पर आ गया है। इस सबको आप सबके आशीर्वाद से ये आगे बढ़ेगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे हमेशा आप समर्थन दिया है, चाहे जो भी परिस्थिति हुई है। इसलिए मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ, मैं अपने हृदय की गहराइयों से कहना चाहता हूँ कि आपका जो विश्वास मेरे ऊपर है उस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। और आपने जो अपेक्षाएं करी हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना पूरा दम, प्राणों प्रण से काम करूंगा। पुष्कर जी को फिर लाना है, जैसे कमल खिलाना है। पुष्कर जी को फिर लाना है, जैसे कमल खिलाना है। तस्वीर खटीमा की बदली, जन जन का दर्द समझते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी अपने सेवा पथ पर चलते हैं। तस्वीर खटीमा की बदली, जन जन का दर्द समझते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी अपने सेवा पथ पर चलते हैं। फिर से एक बार जिताना है, फिर से एक बार जिताना है। कमल खिलाना